नेपाल जल रहा है, पूरी जनता सड़कों पर उतर आई है, नेताओं की सरेआम पिटाई हो रही है, सरकारी इमारतें जलाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार ने तो इस्तीफा ही दे दिया है। Nepal is ours and its future is in our hands. लेकिन दोस्तों, क्या ये सब महज एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हो रहा है या फिर ये गुस्सा था जो नेपाल की जनता में काफी टाइम से पनप रहा था? समझेंगे ये पूरी कहानी कि नेपाल में ये क्या और क्यों हो रहा है, पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है क्यों जल रहा है नेपाल। नमस्ते, मेरा नाम है अमन और अगर आप फैक्टिफाइड पर पहली बार आए हैं तो पहले ये वीडियो पूरी देखिएगा और लगे कि हाँ, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। तो दोस्तों, ये कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिन्हें देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल के सियासतदानों के बच्चे किस ऐश में जीते हैं और वहीं आम नेपाली दिन रात मेहनत करके भी बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी चला पा रहा है। नेपाल के अपने इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2024-25 में नेपाल की पर कैपिटा जीडीपी यानी कि एक एवरेज नेपाली सिटीजन साल में कितने रुपए कमाता है? सिर्फ $1517 यानी कि 1,33,578 भारतीय रुपए आंकी गई थी। इंडियन करेंसी में ये महीने के 12,000 भी नहीं होते। और वहीं इन रिच नेपो किड्स को देखें तो BMW और लैंड रोवर जैसी गाड़ियां, गुची, LV, रोलेक्स जैसे ब्रांड्स और यूरोप अमेरिका की लग्जूरियस फॉरेन ट्रिप्स, ऐसी कोई ऐश नहीं जो ये नहीं काटते और ऊपर से सोशल मीडिया पर इसकी फुकरी भी मारते हैं। अगस्त में शुरू हुआ ये हैशटैग नेपो बेबीज ट्रेंड ही था, जिसने टिकटॉक और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नेपाल की रिच और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के बच्चों की फोटोज को खंगाल खंगाल कर निकाला और जनता को दिखाने का काम किया कि ये किस मौज में जी रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी कितनी गर्त में है। अब दोस्तों, जब भी जुल्म का बर्तन चूल्हे पर चढ़ता है तो जनता का गुस्सा धीरे धीरे उबलता है और फिर एक चिंगारी ही काफी होती है उसके फटने और पूरे सिस्टम को हिलाने के लिए। इसी चिंगारी का काम किया नेपाल सरकार के एक फरमान ने, जिसके तहत फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को मिलाकर टोटल 26 सोशल मीडिया एप्स को ब्लॉक कर दिया गया। इस मूव को गवर्नमेंट ने हेट रूमर्स और साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए जरूरी बताकर जस्टिफाई करने की कोशिश भी की, लेकिन नेपाल की जनता और खासकर यूथ ने इन रीजंस को सिरे से नकार दिया। काठमांडू के यंग स्टूडेंट्स और इन्फ्लुएंसर्स ने कॉल दी और सभी सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। ये नेपाल के यंग सिटीजन्स और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, जिसके चलते इसे नाम मिला जेनजी प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट शुरू तो पीसफुली हुआ था, लेकिन जल्दी ही कुछ जगह से क्राउड के बैरियर तोड़ने की खबरें आने लगी, जिसके बाद पुलिस ने भी क्राउड कंट्रोल के लिए फोर्स यूज करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने कहा कि वो वायलेंस नहीं करना चाहते थे, लेकिन हालात तब बिगड़े जब सिस्टम से गुस्साई ये भीड़ नेपाल की पार्लियामेंट सिंगाद्वार की तरफ बढ़ी और इसने नेपाल की संसद, PMO ऑफिस और सरकारी बिल्डिंग्स में आग लगा दी। स्टूडेंट्स के मुताबिक हुआ क्या कि इस प्रोटेस्ट में कई और पार्टीज के लोग, कॉन्स्पिरेटर्स और नॉन सोशल एलिमेंट्स भी घुस गए, जिन्होंने जनता को भड़काने और आगजनी को बढ़ाने का काम किया। एक यूट्यूबर जो एक्सीडेंटली नेपाल में फंस गया था, उसके इस वायरल व्लॉग में साफ देखे जा सकते हैं कुछ ऐसे लोग जो भीड़ को सिंगाद्वार के अंदर घुसने के लिए उकसा रहे हैं। सरकार ने पुलिस की मदद से इस प्रोटेस्ट को दबाने की पूरी कोशिश की, गोलियां चलवाई, टीयर गैस, वाटर कैनन्स सब इस्तेमाल किया, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस खुद ही प्रोटेस्टर से घिरती नजर आई। 8 सितंबर के इन प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन से 31 लोग मारे गए और 450 से ज्यादा घायल हो गए, जिससे आम जनता का गुस्सा और भी भड़क उठा और कई पुलिस स्टेशंस को गुस्सैल भीड़ ने जला दिया। हालात बिगड़ते देख सोशल मीडिया बैन तो वापस ले लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 9 सितंबर को PM ओली के इस्तीफा देने और परिवार समेत अंडरग्राउंड होने के बाद तो मानो पूरे देश में एनार्की फैल गई। सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, मंत्रियों को भगा भगा कर पीटा जाने लगा और जहां देखो तबाही के निशान नजर आने लगे। इसके बाद आर्मी को उतारा गया और कर्फ्यू लगाकर सिचुएशन किसी तरह मैनेज की गई। इसके अगले ही दिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली कि जो भीड़ नेपाल को जलाने पर आमादा थी, उसी के कुछ यूथ ग्रुप्स सड़क पर फैले कचरे की साफ सफाई कर रहे थे और रिलीफ का काम करते भी नजर आए। ये प्रूफ था कि ये जेनजी प्रोटेस्ट देश के नहीं, सरकार के खिलाफ थे और ये ट्रिगर हुए 3 बड़े कारणों के चलते, जिनमें से सबसे पहला था करप्शन। अब दोस्तों, करप्शन तो दुनिया में कहाँ नहीं है, लेकिन जो मॉरल करप्शन नेपाल के सियासतदानों में देखने को मिला, उसने जनता को और भी ज्यादा भड़काने का काम किया। वैसे तो KP ओली की सरकार नेपाल की एक सबसे मजबूत सरकार थी, 2/3 मेजॉरिटी थी उनके पास,
लेकिन उनके पास कुछ नहीं था तो वो था जनता की बात सुनने का वक्त। वो ऐसे बिहेव करते जैसे राजा बन गए हों, सिर्फ अपनी चलाते। फिर चाहे वो जमीन हो, हेल्थ सप्लाईज हो या फिर एयरलाइंस, हर जगह पॉलिटिशियंस और उनके बिजनेस पार्टनर्स का ही नेक्सस चलता नजर आने लगा। बालू वाटर लैंड स्कैम, कोविड मेडिकल इक्विपमेंट स्कैम और नेपाल एयरलाइन स्कैंडल जैसे करप्शन के कई केसेस छन छन कर बाहर आए। जनता परेशान थी और इन बड़े राजनेताओं के बच्चे थे कि महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां और फॉरेन ट्रिप्स फ्लॉन्ट कर रहे थे, जिन्हें देखकर यूथ का गुस्सा और बढ़ रहा था। का छोराछोरी र नाति नातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखिन्छ। और उन्हें यकीन हो गया था कि पूरा का पूरा सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। दोस्तों, यही करप्शन एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आम नेपालियों को अपने देश में ज्यादा स्कोप नजर ही नहीं आता और वो नेपाल में रहने की जगह फॉरेन माइग्रेशन ज्यादा प्रेफर करते हैं। इन प्रोटेस्ट का दूसरा बड़ा कारण था नेपोटिज्म। नेपाल की सियासत पर गौर करेंगे तो नजर आएगा कि सत्ता सिर्फ कुछ ही परिवारों के हाथों में घूमती रही है। कोइराला, देउबा और कम्युनिस्ट लीडर्स की फैमिलीज पिछले कई दशकों में नेपाल की सत्ता इन्हीं के बीच घूमती रही है। इन परिवारों के बच्चे पहले तो नेपाल के सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, फिर यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाकर हायर एजुकेशन लेते हैं, वहाँ की अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करते हैं और फिर वापस आने पर बिना किसी एक्सपीरियंस के उन्हें डायरेक्ट पॉलिटिक्स में एंट्री भी मिल जाती है। जबकि आम नेपाली यूथ जिसके पास न तो रिसोर्सेज हैं और न ही कनेक्शंस, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने पर मजबूर है। गवर्नमेंट जॉब्स हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो या फिर स्कॉलरशिप्स, ये भी इन्हीं कनेक्शंस के बूते मिलती हैं। और पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार तो डायरेक्ट एम्बेसडर, एडवाइजर या फिर बोर्ड मेंबर्स बना दिए जाते हैं। सिस्टम के इसी फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के खिलाफ टिकटॉक और रेडिट पर नेपो बेबीज या फिर नेपो किड्स करके ट्रेंड चला, जिसमें आम लोगों ने पॉलिटिशियंस के बच्चों की महंगी कार्स, पार्टीज और वेकेशंस की फोटोज निकाल निकाल कर उन्हें एक्सपोज किया, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ने लगा और सोशल मीडिया पर इन एलिट्स को ट्रोल किया जाने लगा। बैन ऑन सोशल मीडिया एप्स। अब दोस्तों, जब सरकार ने देखा कि सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल उनके ही काले कारनामे एक्सपोज करने के लिए किया जा रहा है, तो उन्होंने एक ऐसा कानून लाया जिसके तहत सरकार जिस भी सोशल मीडिया पोस्ट को रिमूव करने को कहेगी, इन प्लेटफॉर्म्स को कंप्लाई करना पड़ता और जब तक ये कंपनीज सरकार के साथ रजिस्टर नहीं कर लेती, उन्हें टेम्पररीली बैन कर दिया गया। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, एक्स और व्हाट्सएप जैसी कई जरूरी एप्स चलना बंद हो गई और करोड़ों लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए। अब दोस्तों, नेपाल जैसे पहाड़ी देश में जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने में वक्त लगता है, सोशल मीडिया लोगों को कनेक्टेड रखने के साथ साथ यहाँ चलने वाले लोकल और छोटे बिजनेसेस के लिए भी बहुत क्रूशियल है और करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी से जूझ रही जनता के लिए किसी वेंट जैसा है जहाँ जाकर वो अपनी सारी भड़ास निकाल सकते हैं। ऐसे में सरकार ने इन ऐप्स को बैन किया तो यूथ का गुस्सा और भड़क गया, क्योंकि उन्हें लगा कि जो लीडर्स खुद अपने बच्चों को अब्रॉड सेटल कर रहे हैं, वो नेपाल के आम यूथ की आवाज दबाना चाहते हैं। एक और खास चीज जो इन प्रोटेस्ट में हुई वो था जनता का उन्हें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पहचानना और एक्सपोज करना, जो वैसे तो खुद को जनता की आवाज बताते फिरते थे, लेकिन असल में वो काम सिस्टम के लिए कर रहे थे। नेपाल की जनता ने ये साफ कर दिया कि इन्फ्लुएंसर होने का मतलब सिर्फ ब्रांड्स सेल करना नहीं होता, बल्कि अवाम के साथ सही मुद्दों पर स्टैंड लेना भी होता है। अब दोस्तों, इस फैक्ट को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि प्रोटेस्ट की आड़ में लूटपाट, आगजनी और हिंसा भी हुई। लेकिन जब कोई ऐसा प्रोटेस्ट बिना किसी लीडर के ऐसे हेडलेस होता है, तब उसमें कई और तरह के एलिमेंट्स के घुस जाने और हाईजैक करने की कोशिश करना नेचुरल है। हिल्टन होटल और पार्लियामेंट में हुई घटनाएं इसका सबूत है कि इस प्रोटेस्ट को डीरेल करने की कोशिशें हुई। यही देखते हुए आर्मी ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया और चीजें अपने हाथ में ले ली। अब पॉजिटिव न्यूज ये है कि जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रेसिडेंट के बीच कई दौर की बातचीत हुई है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल सुशीला कार्की, जो अपनी इंटीग्रिटी के लिए जानी जाती है, जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते उन्हें नेपाल के इंटरिम गवर्नमेंट का सिरमौर बनाया जाएगा। काठमांडू के यंग और कैरिस्मेटिक मेयर बैलेंद्र शाह, जिन्हें प्यार से लोग बालेन कहकर बुलाते हैं, एक सिंबल ऑफ चेंज बनकर उभरे हैं और जेनजी उन्हें अपने नेता के तौर पर देखने लगे हैं। ऐसे में आने वाले इलेक्शंस में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि नेपाल की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। कुछ लोग इन प्रोटेस्ट को अमेरिका और CIA का मास्टर प्लान भी बता रहे हैं, लेकिन इसके कोई भी ठोस कारण नजर नहीं आते। अब दोस्तों, इंडियन मीडिया ने इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि जेनजी का इंसानी चेहरा दिखाने से वो बचते नजर आए। कईयों को डर सता रहा है कि कहीं भारत में भी ऐसा कुछ ना हो जाए, लेकिन मेरे मुताबिक इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इंडिया और नेपाल की सिविल सोसाइटी एक जैसी होते हुए भी अलग है। इन दोनों ही देशों का इतिहास एक सा नहीं। अपने यहाँ राजशाही के बाद अंग्रेज आए, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के नए सिस्टम्स बनाए और फिर सत्ता सौंप दी भूरे अंग्रेजों को। इस करप्ट और नकारे सिस्टम को ही
हम लोग लोकतंत्र कहते हैं और जाने अनजाने इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। शायद इसीलिए हमें अपने लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की अनलिमिटेड सक्सेस से कोई खास परेशानी नहीं होती। वहीं नेपाल में लोकतंत्र आए 1 दशक भी नहीं बीता, उनके सिस्टम्स अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं। ऊपर से आधे से ज्यादा नेपाली अब्रॉड रहते हैं और अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ इंडिया ही आते हैं तो बता दूं कि उनकी एक बड़ी आबादी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में रहती है। इसीलिए आइडियाज की जो वाइब्रेंस वहां देखने को मिलती है, भारत का उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अब नेपाल की सोसाइटी के आइडियाज ग्लोबल है और ज्यादातर पढ़े लिखे नेपाली काठमांडू के आसपास ही रहते हैं, जिससे होता क्या है कि अगर कोई मुद्दा उठाना हो तो ये सभी एक आवाज में ही इकट्ठा हो जाते हैं। जबकि भारत में पॉपुलेशन बहुत डाइवर्स है, पावर स्ट्रक्चर नेपाल की तरह सेंट्रलाइज नहीं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ काफी स्ट्रांग है। इसीलिए यहाँ के मुद्दे रीजनल होते हैं, जिनका अक्सर देश के दूसरे प्रांतों से कोई वास्ता नहीं होता। फार्मर प्रोटेस्ट हो या सीए, एनआरसी का प्रोटेस्ट, इन सभी को देश की एक बड़ी आबादी का समर्थन नहीं मिला था। यही कारण है कि नेपाल और भारत के हालातों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। नेपाल को भी बांग्लादेश और श्रीलंका की एग्जाम्पल से समझने की जरूरत है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, इसमें टाइम लगता है और उसके लिए चाहिए पेशेंस और प्लानिंग। तो नेपाल और नेपाल की आवाम को गुड लक विश करते हुए खत्म करते हैं आज की ये वीडियो। आप सभी इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, नीचे अपने विचार लिखकर जरूर साझा करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी जानते हैं क्या करना चाहिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एक्स पर हमें फॉलो कर लें और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।